नेत्र विशेषज्ञ क्यों बना, वो मेरी माँ का आशीर्वाद था। और इस स्वर्ग जैसी जगह पे हिमाचल प्रदेश में क्यों आया, वो मेरे पिताजी के कारण था। हर माँ, हर बच्चे की हर माँ सबसे अच्छी होती है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मेरी माँ तो सबसे बेस्ट थी। जब हम फ़ोन को देखते हैं तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी है झपकने की, वो 4 से 5 रह जाती है पर मिनट। 1 घंटे में कितनी काम हो गई। यदि हम 5 घंटे 10 घंटे स्क्रीन पे हैं, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, तो हम जब आंखें कम झपकेंगे तो हमारी आंखें सूख जाएंगी। फास्ट फूड को मैं डेड फूड बोलता हूँ। डेड फूड के आपने रख दिया, वो जो खाना पड़ा सड़ नहीं रहा है, वो है फास्ट फूड या डेड फूड। सफ़ेद मोतिये से नज़र चली जाए, ऑपरेशन से ठीक हो जाता है पूरा 100%। लेकिन काले मोतिये से नज़र चली जाए, जो नज़र पीछे की है, ऑप्टिक नर्व, यदि वो डैमेज हो जाए काले मोती की, तो आपके पास जितना मर्जी धन हो, जितने मर्जी संसाधन, वो नज़र वापस नहीं आ सकती। काले मोतिये से हम बच सकते हैं, लेकिन काला मोतिया नज़र चुरा के ले गया, उसको वापस नहीं ला सकते। नमस्कार, उज्जवल हिमाचल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुदेश सहोत्रा आपके साथ। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत, ऐसी महान हस्ती के साथ आपको रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्हें केवल जिला कांगड़ा ही नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, यहाँ तक कि पूरा भारत ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि विश्व के लगभग 40 देश इन्हें जानते हैं और बड़े आदर से इनका मान सम्मान और इनका नाम लेते हैं। आज हमारे बीच में SMI हॉस्पिटल के निदेशक और चीफ सर्जन नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप महाजन जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका उज्जवल हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जिस तरह से मेरा परिचय दिया, मैं नहीं सोचता कि मैं उसको डिज़र्व करता हूँ। आपने जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद हूँ। तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस प्रोफेशन को क्यों और कैसे चुना? बात बड़ी पुरानी है जी। मेरा जन्म जो है वो 1958 में हुआ, और कांगड़ा के ये जो इतना मशहूर मिशन हॉस्पिटल, क्योंकि हमारी माता श्री इसी शहर से बिलोंग करती है, कांगड़ा की, तो मेरा जन्म मिशन हॉस्पिटल में हुआ। और जब जैसे मैं बड़ा हुआ, 6 साल का हुआ, फर्स्ट क्लास में हमेशा फर्स्ट आया फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट आने की एक मेरे को आदत सी पड़ गई थी, क्योंकि हमारी जो माता श्री थी कांगड़ा की, जो उन्होंने मेरे को संस्कार दिए, उन संस्कारों के कारण मैं फर्स्ट आता था। लेकिन जब भी अपनी माँ को देखता था, उनको बहुत बड़ा एक चश्मा लगा हुआ था जी, और उनका जो चश्मे का नंबर था वो -14 डायप्टर का था। और माँ जब भी चश्मा कहीं भूल जाती थी तो उसको दिखता नहीं था। तो जैसे मैं फर्स्ट आया फर्स्ट क्लास में, तो मैंने माँ को बोला था उस टाइम, 1963 की बात है, 64 की, कि माँ मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और आंखों का डॉक्टर बनूंगा और तुम्हारा मैं ऑपरेशन करूंगा। और उसी माँ का मैंने ऑपरेशन 1987 में कांगड़ा में करा, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो केस था। तो वो एक मेरे को प्रेरणा मिली थी कि मैं बनूं आई सर्जन, और भगवान की कृपा से मैंने अपनी माँ का सफलपूर्वक ऑपरेशन करा। इस करके मैं नेत्र विशेषज्ञ बना। क्या बात है डॉक्टर साहब। सर, यहाँ तक कि आप तो बहुत बड़े महानगर मुंबई में आई सर्जन थे, लेकिन उसके बावजूद आपने एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश क्यों चुना, और यहाँ पर आके आपने जो सेवाएं दी है वो तो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों सोचा और क्या आपके दिल में आई? ऐसे है, मैं जब भी अब मेरे को बोलने का मौका मिलता है जी, तो मैं सबको बोलता हूँ कि पूछता हूँ कि क्या आपने भगवान देखा है?
तो लोग आम बोलते हैं कि नहीं भगवान से मुलाकात नहीं हुई। तो मैं ये कहता हूँ भगवान को देखना है जी। तो अपनी माँ की आंखों में देखो, आपको भगवान नजर आएगा। उसके बाद अपनी पिताश्री की आंखों में देखो, भगवान नजर आएगा, या गुरु की आंखों में देखो तो भगवान नजर आएगा। तो जैसे पहले आपने पूछा नेत्र विशेषज्ञ क्यों बना, वो मेरी माँ का आशीर्वाद था जी। और इस स्वर्ग जैसी जगह पे हिमाचल प्रदेश में मैं क्यों आया, वो मेरे पिताजी के कारण था। क्योंकि मैं बम्बई में जब मेरे जो गुरु थे पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर दलजीत सिंह, जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी ऑपरेशन करा, पद्मश्री का अवार्ड उनको मिला, और वो जो ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन है जिसमें लेंस पड़ता है, उसके फादर जैसे उसके जो पिता के रूप में माने जाते हैं, हमारी मेडिकल आई जो डिपार्टमेंट है, नेत्र का जो डिपार्टमेंट है, उसमें यदि लेंस लाने की जो विधि थी वो डॉक्टर दलजीत सिंह इंडिया में लाए थे। उस टाइम पे अमृतसर मेडिकल कॉलेज में लेंस डालने के जो ऑपरेशन होते थे वो बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते थे। तो हम ऑपरेशन करने मैं उनका असिस्टेंट था जी। उनका चेला था जो संस्कारी जैसे था। तो मेरे को उनके साथ जाने का मौका मिलता था लाइव ऑपरेशन दिखाने का, मुंबई जैसी जगह में, मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर। तो मुंबई में जब जाता था और मैं पीजी कर रहा था, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप जो जॉब करोगे वो मुंबई में करोगे। तो उस टाइम पे 1982-83 में मुंबई महानगर जो माया नगरी सबको आकर्षित करती थी, एक्टर्स को, क्रिकेटर्स को। तो मेरे को भी बड़ा आकर्षण, और मेरे को लगा कि भगवान ने क्या तोहफा मेरे हाथ में दे दिया कि मुंबई में जॉब मिल रही है। हमारी जो धर्मपत्नी, तब हमारी शादी नहीं हुई थी, उनको डेंटिस्ट की जॉब और मेरे को आई स्पेशलिस्ट की जॉब एक हॉस्पिटल है, भारतीय आरोग्य निधि हॉस्पिटल, अमिताभ बच्चन के घर के बिल्कुल पास, जुहू में। तो मेरे को लगा जैसे ड्रीम कम ट्रू बोलते हैं जी। तो ऐसे हो गया। और मैंने जब अपने पिताजी को ये बात बताई, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री रोशन लाल महाजन, जिनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है क्षेत्र में, और उनकी जो अथॉरिटी थी, जो उनका बोलने का स्वभाव था, जो लोग यदि हमारे एज ग्रुप के हैं जो उनको जानते हैं, तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली ये मुंबई वगैरह तुम छोड़ो और हम हिमाचल वासी हैं, अपने हिमाचल वासियों की सेवा करो जी। तो मैंने उनका दिल रखने के लिए मैं हिमाचल आया, क्योंकि पिता की आज्ञा मेरे लिए वो थी सर्वमान्य। तो मैं ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं कर सकता था। और ये संदेश आपके थ्रू आजकल के बच्चों को देना चाहता हूँ कि जो माँ बाप आपके लिए सोचते हैं वो बहुत अच्छा सोचते हैं। जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है कहीं ना कहीं, वो माँ बाप के थ्रू आपके बच्चों को अपने माँ बाप की ज़रूर सुननी चाहिए। मैंने पिताजी की बात सुनी, और मैंने कांगड़ा में ये जो सिविल हॉस्पिटल आजकल का है, इसकी सिर्फ मैंने बाहर से बिल्डिंग देखी और मैंने कहा मैं यहाँ पे टेम्परेरी ज्वाइन एडहॉक पे कर लेता हूँ पिताजी के कहने पे। और मैंने इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करा, और जैसे ज्वाइन करा तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, अंदर अस्पताल कोई नहीं था, लेकिन पिताजी के कहने पे मैं कांगड़ा ज्वाइन करा 1985 सिविल हॉस्पिटल कांगड़ा में जी। और वहाँ मैंने ज्वाइन करा तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर चड्डा होते थे इंचार्ज, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं ज्वाइन तो कर लिया, फिर शादी हुई नहीं थी अभी मेरी, मार्च महीने की बात है 1985 की, आज 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो मैंने डॉक्टर चड्डा को बोला कि मैं तो आंखों के ऑपरेशन करना चाहता हूँ। यहाँ को आंखों का डिपार्टमेंट तो दूर की बात, यहाँ जनरल डॉक्टर बैठते थे, कोई स्पेशलिस्ट नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप करिए। और मैंने मैं आज जरूर नाम लूँगा, एक रवि नामक यहाँ पे कर्मचारी थे सिविल हॉस्पिटल में, तो उनको मैंने असिस्टेंट बनाया जी, उनको सिखाया, और मैंने यहाँ पे वो ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। और हमारी शादी मई में 1985 में होती है, और मैं रहता था सिविल हॉस्पिटल का जो ऊपर का ड्यूटी रूम है जी, वहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू करी। पिताजी रिटायर हो गए थे, उनके पास गाड़ी थी, बंगला था, लेकिन LIC से रिटायर हुए थे, तो ऐसा कोई फाइनेंशियल जिसको कहते हैं सपोर्ट नहीं थी। बाहर से अच्छे भले थे, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। तो हमने यहाँ से सफ़र अपना, मैंने और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर मनीला ने एक सिविल हॉस्पिटल के ड्यूटी रूम से क्या बात सफ़र शुरू करा, ऑपरेशन शुरू करने
करे। और जो भी लोग मेरे एज ग्रुप के कांगड़ा में हैं उनको पता है कि यहाँ पे आँखों की समस्याओं के लिए लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। और उस टाइम पे हमने वो ऑपरेशन कर रहे थे लेंस डालने का, जो बड़े बड़े संस्थानों में जैसे पीजीआई में रूटीन नहीं हो रहे थे, तो सिविल हॉस्पिटल कांगड़ा में माता के आशीर्वाद से 85 से ऑपरेशन शुरू करे और आज 40 वर्ष हो गए हैं। तो मैं पिताजी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे जैसे ये स्वर्ग जैसा प्रदेश हमारा, और हम जो हिमाचल वासी हैं आज हम भारतवर्ष में किस ओहदों पे पहुँचे हैं। तो मैं पिताजी का शुक्र आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि मेरे को मौका मिला इतने ऑपरेशन करने का। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, तो ये बात तो सही है कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं, और माँ जो होती है वो देवी का रूप होती है। तो किसी भी सफल इंसान के पीछे किसी देवी का हाथ जरूर होता है। बिल्कुल। तो उसमें मुझे बताइए कि माँ का हाथ भी होगा और उस सफलता के पीछे आपकी धर्म पत्नी का हाथ भी होगा, तो इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। और बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न, और ये जो शुरू से ज्ञान बांटा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और मेरी सफलता के पीछे तो मेरी माँ, जिसको कांगड़ा के बहुत से जो सुनने वाले निवासी है वो जानते हैं क्या पवित्र आत्मा थी। हर माँ, हर बच्चे की हर माँ सबसे अच्छी होती है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मेरी माँ तो सबसे बेस्ट थी। जो संस्कार उसने मेरे को डाले हैं, ईमानदारी का हो, परिश्रम करने का हो। और धर्मपत्नी के बारे में ये बोल सकता हूँ मैं कि हम मिले थे मेडिकल कॉलेज में, तो वो उतनी ही गुणी थी जितना मैं था। मैं आई विशेषज्ञ था, आंखों का विशेषज्ञ था, तो वो दंत के विशेषज्ञ थी। और हमने सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठे ज्वाइन करा। उन्होंने दंत का विभाग शुरू करा यहाँ पे, मैंने नेत्र का करा। लेकिन जैसे हमारी बेटी हुई, 1985 में शादी हुई और 86 में बेटी हुई, और 90 में हमारे बेटा हुआ सौबिक और शीना। तो ऐसी ये धर्मपत्नी तो अच्छी थी, हैं, डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी, लेकिन माँ उससे ज़्यादा अच्छी थी जी। तो बच्चों को पालन पोषण करने के लिए थोड़ा सा इन्होंने दंत विभाग जो अपना था उसको थोड़ा इग्नोर करा, और मेरे को आगे लाने के लिए। क्या बात है। ये होता है त्याग भारतीय नारियों का। मेरे को आगे करने के लिए अपना प्रोफेशन पीछे रखा, और आज वो दांत की वो प्रैक्टिस नहीं करती, हॉस्पिटल को देखती हैं, मेरे को भी देखती हैं, लेकिन एक ये त्याग उन्होंने करा कि मेरे को आगे आज जो भी हूँ, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, एक तो माँ तो है ही है, पिता हैं, गुरु हैं, और फिर मेरी धर्म पत्नी है जिसने अपना जो व्यवसाय त्याग कर बच्चों को पाला पोसा, बड़े अच्छे दोनों कर रहे हैं, और मेरे को यहाँ पे लाने का जो मौका मिला, तो एक ये जीवित उदाहरण सबके सामने है। और कांगड़ा के सब लोग ये जानते हैं मनीला के बारे में कि वो दांत की डॉक्टर थी, लेकिन संदीप को करने के लिए, आगे करने के लिए उन्होंने अपना त्याग दिया। जी डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं असली मुद्दे पे, क्योंकि आप नेत्र विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं। तो आज के इस हालात में आँखों की जो दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, बच्चों से लेकर युवा तक, बुजुर्ग तक, आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो इन बीमारियों को पनपने का पूरा योगदान दे रही हैं? ये तो आपकी बात ठीक है जी। पहले भी बीमारियां होती थी, लेकिन डायग्नोसिस अच्छा नहीं होता था, लोग इग्नोर भी करते थे। तो आजकल एक तो लोग अपने जो स्वास्थ्य है उसके बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, समय पर वो चेकअप कराने जाते हैं। तो जब चेकअप कराते हैं शरीर का, गाड़ी का भी चेकअप कराएं तो कोई नुक्स निकल आता है, तो शरीर का कराते हैं, तो इसलिए डायग्नोसिस जल्दी होता है और फिर उसका इलाज भी है। लेकिन जहाँ तक आँखों की बात है, उसमें मैं जगह जगह बोलता भी रहता हूँ, लेक्चर भी देता रहता हूँ। आँखों की बीमारियाँ तो सुदेश जी बहुत बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं जी। और उसका सबसे जो बड़े कारण है, एक तो हमारा लाइफस्टाइल।
हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा ये जीने का तरीका है, वो बहुत बदल गया है। हम खाना मूड से खाते हैं और व्यवसाय के नाम पर हम व्यायाम के नाम पर हमारे शरीर को हम बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो गई है। तो उस करके आँखों की जो बात है उसके बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि सृष्टि ने जो आँखों की रचना करी है, वो आँखें हमेशा हिलती रहनी चाहिए, घूमती रहनी चाहिए। जब भी हम बातें करते हैं तो आंखें हमेशा हिल रही हैं, घूम रही हैं। जब भी हम देखते हैं, इवन जब हम सोते हैं तो भी आंखें जो हिलती हैं। जब से ये जो चीज़ हमारे हाथ में आ गई है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वी आर कनेक्टेड। उसके ऊपर इसके अंदर ज्ञान का भंडार है, इंसाइक्लोपीडिया। कुछ चीज़ आपको पता नहीं लग रही, हम फ़ोन से देख सकते हैं। लेकिन इसको जब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होगा? हमारी आंखें। तो मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ सबको कि जब हम बातें करते हैं तो आंखें जो ये पलक झपकते हैं, ये 18 से 20 पर मिनट झपकी जाती है। जब हम बातें कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन जब हम फ़ोन को देखते हैं तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी है झपकने की, वो 4 से 5 रह जाती है पर मिनट। 1 घंटे में कितनी कम हो गई? यदि हम 5 घंटे 10 घंटे स्क्रीन पे हैं, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, तो हम जब आंखें कम झपकेंगे तो हमारी आंखें सूख जाएंगी। ड्राई आई डिजीज जिसको बोलते हैं। आंखें जब सूख जाएंगी, जो आंखों को नरिशमेंट नहीं मिलेगी, तो आंखें बीमार हो जाएंगी। और जो बच्चे हैं, जब ये सारा दिन आंखें देखेंगे तो उनको दृष्टि दोष पक्का हो जाएगा। ऐनक, मैं तो बोलता हूँ जो बच्चा बचपन से जिसको वीडियो दिखा रही हैं, जिनकी माँ बाप खाना खाते वीडियो देख रहे हैं 1 साल 2 साल के, उनकी आंखों के अंदर ऐनक जरूर लगेगी। जापान, साउथ कोरिया और चाइना जैसे देश जहाँ पे टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ करा गया, वहाँ 85% 85% लोगों को ऐनकें लगी है। तो यहाँ भी ऐनकें लगने वाली हैं। और दूसरा, आंखों की बाकी जो बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जो भी आपकी सिस्टेमिक डिजीज जिसको बोलते हैं, उसका असर भी आंखों के ऊपर पड़ता है। मोतियाबिंद का जल्दी आना, काला मोतिया का होना, पर्दे का खराब होना, ये सब बीमारियां बढ़ रही हैं। उसका कारण है हमारा जो चलना फिरना, व्यायाम करना बंद हो गया, कम हो गया, और खाना हम जो मूड से खाने लगे जी, वो मेन कारण है। तो आंखों की बीमारियां तो बहुत बढ़ रही हैं, इलाज भी हैं, लेकिन निस्संदेह बीमारियां अत्यधिक बढ़ रही। सर, मैं जहाँ तक आप खाने की बात कर रहे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी, छोटे बच्चे हैं, खाने के नाम पर वो खाना कम और फास्ट फूड या अन्य जैसी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? बड़ी अच्छी बात बोली जी। मैं फिर बोलता हूँ, बच्चों के बारे में बहुत मैं चिंतित भी रहता हूँ, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वही हमारे देश को संभालने वाली है जी। हम तो बड़े हो चुके हैं जी। तो मैं ये बोलता हूँ कि 3 एडिक्शन सब समझते हैं। 3 जो एडिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? जो आदत, गंदी आदत पड़नी, गंदी आदत। तो 3 एडिक्शन जो है, उसमें नंबर 1 जो आपने बोला वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड को मैं डेड फूड बोलता हूँ। जो खाना, लाइव फूड क्या होता है? लाइव फूड जो खाना हमने रखा, नहीं खाया, मुरझा गया या वो सड़ गया, जैसे फल फ्रूट है, सब्जी है, या यदि हम दाल भात चावल रोटी बनाते हैं, नहीं खाते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, बासी हो जाती है। वो तो है लाइव फूड। डेड फूड के आपने रख दिया पैकेट, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, वो जो खाना पड़ा सड़ नहीं रहा है, वो है फास्ट फूड या डेड फूड। और डेड फूड बॉडी में जाएगा तो अंदर बीमारियां लाएगा। जैसे मैं किसी से आजकल बात करता हूँ, 20 साल के बच्चे को कैंसर हो गया, 30 साल के बच्चे को कैंसर हो गया, इलाज नहीं हुआ, डेथ हो गई। जमते बच्चे को डायबिटीज़ हो रही है, जमते बच्चे को सफ़ेद मोतिया हो रहा है। इसका मेन कारण है फास्ट फूड, डेड फूड। और सबको मैं बताना चाहता हूँ, डेड फूड मार्केट से नहीं जाएगा,
यह बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। जी। हमें खुद सुधरना पड़ेगा। यदि आपने अच्छी ज़िंदगी, स्वास्थ्य भरी ज़िंदगी जीनी है तो आप डेड फूड अवॉइड करिए, मत खाइए। हाँ, कभी कभार हम बचपन में मेले लगते थे, साल में एक बार मेले लगते थे, मेले वाले दिन हमें पैसे देते थे माँ बाप कि आज जो मर्जी खाओ। बिल्कुल। कभी कभार आप खाइए, लेकिन वो कभी कभी होना चाहिए। और आपके द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, घर में यदि जन्मदिन है, यदि आप फर्स्ट आए हैं, कोई खुशी का मौका है, जरूर खाइए। आप फास्ट फूड खा लीजिए एक दिन, अलाउड, पर 365 दिन बाकी दिन ना खाइए। ना खाइए, हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, इसकी एडिक्शन ना डालिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ। आपके पास जितना मर्जी पैसा, जितने मर्जी ज़मीनें पड़ी हैं, यदि शरीर आपका बीमार हो जाता है, तो वो शरीर करोड़पति का हो या किसी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ का हो, वो तकलीफ तो खुद सहन करनी पड़ेगी। तो ये मेरा संदेश है कि फास्ट फूड से बचें। जी डॉक्टर साहब, वैसे ईश्वर की अमूल्य देन है शरीर, और शरीर का अमूल्य अंग है आँखें। और आँखें की वैल्यू तो वो ही जानते हैं जिनकी आँखें हैं, लेकिन जिनकी आँखें नहीं जानते हैं उनके लिए तो पूरा संसार अंधेरा है। उनके लिए दिन भी अंधेरा है, रात भी अंधेरी है। तो क्या कोई ऐसा वैज्ञानिक तौर पर निकल रहा है कि जिनकी बिल्कुल आंखें नहीं हैं? और इस समय कई ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि मृत्यु उपरांत मैं अपनी आंखें डोनेट करता हूं। तो क्या जो वो आंखें हैं वो उन रोगियों को लग सकती है जो बिल्कुल नेत्रहीन हैं? ऐसा है, जो पहली बात आपने बोली जी, कि कहते हैं ना कि आंखें हैं तो जहान है। जहान। और सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप आंखें बंद करके सोचिए जिनको नहीं दिखता है। नहीं। और दूसरा उदाहरण देता हूँ कि जब हमारे घर की लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता तो है, हम कितने चिंता, लाइट नहीं आई, जनरेटर ऑन करो, इन्वर्टर ऑन करो। पर जिनकी नज़र जा चुकी है उनके बारे में सोचिए। बिल्कुल। तो जिनकी नज़र जा चुकी है, यदि उसके कारण बहुत हैं। यदि उसका कारण सफ़ेद मोतिया है, कई लोग हैं ऐसे अभी भी हम ऑपरेशन करते हैं कि लाने वाला कोई नहीं है, अधेड़ावस्था है या गरीबी है। तो जिनका सफ़ेद मोतिया है उससे यदि नज़र गई है तो उसका ऑपरेशन करने के बाद 100% 100% 40 साल हो गए हैं, 1,25,000 से ज़्यादा सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन कर चुका हूँ। बहुत बड़ी भगवान की कृपा से। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, मेरे को भगवान ने एक आदेश दिया है। 1,25,000 सोचा नहीं था। तो ये मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फॉर्चुनेट हूँ जो जिन लोगों की आंखों के ऑपरेशन करें सफ़ेद मोतिये का, जिनका मोतिया पक जाता है उनकी नज़र तो पूरी वापस आ जाती है। डॉक्टर साहब, उसके बाद दूसरी अंधता है जो कॉर्निया है हमारा। अगला जो कॉर्निया है, पुतली, किसी की पुतली सफ़ेद हो गई है तो उसका भी ऑपरेशन से नज़र वापस आ जाएगी, लेकिन उसकी पुतली बदलनी पड़ेगी। उसके लिए हमें चाहिए आँख, आदमी की, मनुष्य की आँख। वो जो आँख दान करते हैं हम, जो आई बैंक हमारे टाटा मेडिकल कॉलेज में है, शिमला में है, जो आई बैंक। तो जो आपने बात पूछी थी कि मरने के बाद हम जीवित आदमी की आंख तो निकाल नहीं सकते, लेकिन जब हम मर जाते हैं, ये शरीर को जला दिया जाता है, उसकी आंखें यदि दान करी हों तो 2 आंखें निकलती हैं एक बॉडी से। 2 आंखों से हम 5-6 लोगों का जो कॉर्निया खराब है उनका इलाज कर सकते हैं, कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करके। तो वो जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जिसको बोलेंगे, पुतली की, वो आंखें हमें मिले। और इस देश के अंदर अभी भी ऐसे दानी सज्जनों की बहुत ज़रूरत है। तो आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी आंखें जरूर दान कीजिए। आपकी आंखों के द्वारा कोई आदमी आपकी मृत्यु के बाद देखे, उससे बड़ा आपको उपहार मृत्यु के बाद क्या मिल सकता है? सर, बहुत बड़ी जानकारी आपसे मिली। आपने कहा कि मृत्यु के बाद जब हम आंखें निकालते हैं तो उसकी 2 आंखें निकलती हैं, लेकिन उससे आप 5 मरीजों की
आंखें ठीक कर सकते हैं, 5 लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर तो हमें यही पता था कि 2 आंखें देंगे तो आप 2 आंखें उसमें डाल देंगे और देखना शुरू कर देंगे, लेकिन 5-6 ये बहुत बड़ी जानकारी हम जो है। पुतली है उसकी लेयर जो है जी, एक पुतली की कई लेयर निकाल के जिसकी जैसे बीमारी है उसका ठीक कर सकते। क्या बात है। और तीसरी बात, अभी तो सफ़ेद मोतिया हुआ, अब मैं आपके द्वारा काले मोतिये के बारे में बताऊंगा जी। अब काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसके आंख के अंदर को मोतिया नाम की चीज़ नहीं है। इसको काला मोतिया इसलिए कहा गया कि ये बीमारी से जो ग्रस्त लोग हैं उनकी आंखों की जो नज़र चली जाती है उनको पता नहीं लगता, पढ़े लिखों को भी। तो इसको बोलते हैं साइलेंट थीफ ऑफ विजन, ऐसा चोर जो आपकी नज़र चुरा के ले जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि काले मोतिया का कैसा, तो काला मोतिया के लिए आपको हर आदमी को जब बच्चा पैदा होता है तब आंखें जांच करवानी चाहिए, जब बच्चा जवान होता है स्कूल में तब जांच करवानी चाहिए, 21 साल का होता है तब, और 21 से 40 तक भी करवानी चाहिए जांच अपनी, लेकिन 40 वर्ष के बाद की आयु की। और जिनको खास करके मधुमेह की, शुगर की तकलीफ़ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, या कोई फैमिली हिस्ट्री है कि काला मोतिया हुआ था, उनको जांच जरूर करवानी चाहिए। या जो दवाइयाँ ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, आर्थराइटिस की दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि जांच से हमें पता चल जाता है कि आंख का जो प्रेशर है, आंख का प्रेशर यदि वो बढ़ गया है प्रेशर, तो आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। लेकिन प्रेशर बढ़ गया, जांच से पता लगा, तो प्रेशर को दवाइयों से हम कंट्रोल करेंगे तो काले मोतिये से जो नज़र जाने की संभावना है उसको बचा सकते हैं। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि सफ़ेद मोतिये से नज़र चली जाए ऑपरेशन से ठीक हो जाता है पूरा 100%, लेकिन काले मोतिये से नज़र चली जाए, जो नज़र पीछे की है ऑप्टिक नर्व, यदि वो डैमेज हो जाए काले मोतिये की, तो आपके पास जितना मर्जी धन हो, जितने मर्जी संसाधन हो, वो नज़र वापस नहीं आ सकती। काले मोतिये से हम बच सकते हैं, लेकिन काला मोतिया नज़र चुरा के ले गया उसको वापस नहीं ला सकते। तो कृपा करके अपनी आंखों की जांच जरूर करवाइए। डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे ज्ञान है आपके बारे में कि आपने लगभग 40-45 देशों का दौरा किया है। बड़े मान सम्मान से आपको वहाँ बुलाते हैं, बड़े मान सम्मान से डॉक्टर संदीप महाजन का नाम लिया जाता है। थोड़ी सी चर्चा उस विषय पर भी हो जाए कि विदेशों में आप जाते हैं तो वहाँ क्या करने जाते हैं? निश्चय ही सैर करने तो जाता नहीं, क्योंकि जो आप आंखों के जो आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कभी भी ज़िंदगी में आप हमेशा स्टूडेंट बन के रहिए, शिष्य बन के रहिए। जिस दिन आपके दिमाग में आ जाए कि मैं बहुत बड़ा एक डॉक्टर बन गया और बहुत बड़ा गुरु बन गया, तो उसका मतलब है कि आपकी जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी जिस दिन ये दिमाग। तो आज अभी भी मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ। और एक जो मैंने बात कही कि संस्कार कुछ माँ बाप से ऐसे मिले कि हमेशा जिज्ञासा रहती है, कुछ नया सीखूं। कांगड़ा में कुछ ऐसी मैं चीज़ें लाऊं जिसमें हम पायोनियर हैं। हमारे जर्नल्स में भी, इंडियन जर्नल जो हमारा बनता है उसमें भी हमारे आर्टिकल छप रहे हैं, और हमारे पास टीम भी ऐसी आई है। उसका ये नतीजा, ये जो बाहर मैं भ्रमण करने जाता था उसका मिला। मैं डॉक्टरी करता, अपने पैसे कमाता, प्राइवेट प्रैक्टिस करी है तो आराम से बैठा रहता, लेकिन मेरे को था कि हिमाचल का नाम, कांगड़ा का खास करके नाम विश्व भर में प्रसिद्ध करूं। तो इसलिए मैं बाहर जाता था, कॉन्फ्रेंसेस में अपने खर्चे पे जाता था, वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करता था, डेलीगेट बन के जाता था, फिर प्रेजेंटेशन देनी शुरू करी, फिर कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो लोगों को जानते हैं। विभिन्न, जैसे मैं यूरोप में जाता था, सब देशों में जा चुका हूँ, और सब देशों का मेरे को ज्योग्राफी भी में इंटरेस्ट है, तो सब के बारे में कोई भी मेरे को किसी देश के बारे में पूछ ले। लेकिन जब लोगों से मिलता था कि वहाँ के डॉक्टर कैसे हैं, तो पता लगता था कि हम तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे जो हिमाचल के सर्जन हैं वो उनसे कहीं अच्छे थे। तो एक दिमाग से निकला कि ये जो अंग्रेज़ डॉक्टर हैं, जैसे हमारे बचपन में थी कि बहुत अच्छे होते हैं, नहीं, मेरे को पता लगा कि हम तो उनसे कहीं फास्ट है। मैं अपनी वीडियो फ़ोन पे रिकॉर्डेड बताता था, तो अंग्रेज़ वो, हाउ यू कैन डू दैट फास्ट। मैंने कहा जितने ऑपरेशन तुम एक महीने में करते हो हम एक दिन में करते हैं। वो है हम डॉक्टर।
हिंदुस्तान के, तो बाहर जाके पता लगा कि हम उनसे बेहतर हैं। और आज जैसे हमारी सरकारें हैं और जैसे हमारे विश्व भर में हमारे राजनेता जो प्रसिद्ध हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी किसी भी पार्टी के हों, पर जो हमारे लोग बाहर जाके सुंदर पिचई हों या जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, तो मेरे को ये लगा कि बाहर जाके, तो सुदेश जी बाहर मैं घूमने नहीं जाता था, हाँ शाम के टाइम जब मेरे को वक्त मिलता था तो मैं ज़रूर देखता था चीज़ें, लेकिन वहाँ से जो मैंने ज्ञान प्राप्त करा, आदान प्रदान करा, उसका नतीजा है कि आज ये कांगड़ा में छोटे से शहर में एक SMI इंस्टीट्यूट बन चुका है। और यहाँ पे रोज़ कभी चेन्नई से लोग आ रहे हैं, कभी मुंबई से लेके आ रहे हैं कि हम आपके साथ मर्ज कर लेते हैं। तो अभी तक मैं रिलक्टेंट हूँ, पर ये जो इंस्टीट्यूट बना है, ये विदेश की यात्राएं, वहाँ से जो शुरू से आप देखिए जिन लोगों ने यात्राएं करी, चाहे वो धर्मगुरु थे, चाहे वो विज्ञान के ज्ञान के क्षेत्र में हो, तो आपको सफ़र करना पड़ता है। तब हमारे टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इस करके बाहर जाता रहा। एक सवाल डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने पैसों की बात की कि मैं चाहता तो पैसे भी कमा सकता था, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन नहीं, पैसे कमाए हैं मैंने पर मैंने ईमानदारी से कमाया है। वो कांगड़ा का बच्चा जानता है, पैसा कमाना कोई क्राइम नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन पैसे को पीछे भागना और शॉर्टकट करना, मैं आपसे भी यही पूछना चाह रहा हूँ कि कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन आज के इस परिवेश में बहुत जगह देखने को भी आता है कि डॉक्टर, बहुत ज़्यादा डॉक्टर लोग जो हैं वो पैसे के पीछे भागते हैं सर। ऐसा है, इसके बारे में मैं सच्ची कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जनता जो है, जनता की आंखों के, जो जनता की आंखें वो लेंस की तरह काम करती है। वो ये पहचान जाती हैं कि ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है जी। चाहे वो हमारा ये स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे पत्रकारिता हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ा जो सच है वो हमारे अंदर है। यदि ये मैं सबको बोलता हूँ, शाम के टाइम सोने से पहले आप शीशे के आगे खड़े हुइए, अपने आप से बात करिए, जो आज आपने करा, सोचा, कहा, क्या वो सच था? क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो ये कहूँगा, जो हमारे व्यवसाय में ये कर रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए कुछ शॉर्टकट कर रहे हैं, तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है, किसी के शरीर के साथ मत खेलिए। क्या बात है सर। जो पैसा आपको खाने के लिए चाहिए, वो कुछ आजकल के हिंदुस्तान में पैसे ज़्यादा आप महीने का जो खाना अन्न है उससे ज़्यादा नहीं खा सकते हो। कांगड़ा की जानी मानी हस्ती, बल्कि जिला कांगड़ा में, हिमाचल में नहीं, पूरे विश्व की जानी मानी हस्ती से आज हमने उज्जवल हिमाचल के माध्यम से आपको रूबरू करवाया है। बहुत सा ज्ञान उन्होंने दिया है अपने युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ तक कि मोबाइल के कितने वैज्ञानिक लाभ हैं, कितने उसके दोष हैं, सब कुछ जानकारी दी है। कैसे इनका सफ़र शुरू हुआ, कहाँ से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, सिविल हॉस्पिटल से, छोटे से डिस्पेंसरी से इन्होंने अपनी ऑपरेशन थिएटर बनाया। इनके पीछे माँ का आशीर्वाद, माँ का साथ, पिता की प्रेरणा, पत्नी का साथ, और आज उन सभी को मिलाकर एक हिमाचल प्रदेश में जाने माने डॉक्टर हैं। और जहाँ तक कि मेरे जहन में है कि ये SMI इंस्टीट्यूट जो आज बन चुका है, ये देश विदेश के जितने भी बेस्ट आइस हॉस्पिटल हैं, उनमें से एक हॉस्पिटल SMI कांगड़ा भी है। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए उज्जवल हिमाचल से, और आपको इसी प्रकार जानी मानी हस्तियों से रूबरू करवाएंगे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ,
तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहां पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 78078492222 पर।